गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे और सिलेबस पे पहुंचते हैं। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने साइंस के पहले अध्याय को समाप्त कर लिया था। पहले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले अध्याय का नाम था रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। जब रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया नाम का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जब रासायनिक समीकरण के बारे में देखा तो हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने की जो क्रिया विधि होती है उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्लियर है जी बात? उसके बाद में अगला अपना टॉपिक आया रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं उसके लिए हमने देखा था कि जो तीर का निशान होता है उसके बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने दिशाओं के आधार पर दो प्रकार से बांटा था। एक तो थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? एक तो थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी कौन सी थी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जब हम बात कर रहे थे क्या कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की तो हमने कहा था वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं अर्थात अभिकारकों से उत्पाद तथा उत्पादों से अभिकारकों का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपने कहा सर ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। उसके बाद में हम आगे बढ़े और हमने देखा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो हमने देखा था कि वे अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं अर्थात केवल अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद से अभिकारकों का निर्माण नहीं होता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपने कहा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। उसके बाद में हमने अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात की और अभिक्रियाओं के जब प्रकारों की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था सबसे पहले अपनी कौन सी अभिक्रिया देखी थी? हमने देखी थी सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था कि जब दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में हमने देखा था वियोजन या विघटन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन या विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया। वियोजन या विघटन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जब कोई एक यौगिक कर दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिकों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन या विघटन अभिक्रिया हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो थी ऊष्मीय वियोजन। कौन सी? ऊष्मीय वियोजन। और दूसरी थी अपने पास प्रकाशीय वियोजन। कौन सी थी? प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा के कारण जो वियोजन होता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि प्रकाश के कारण जो वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अपनी अगली जो अभिक्रिया आई थी वो आई थी विस्थापन। विस्थापन या फिर इसी का दूसरा नाम था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ था? एक तत्व आया था, यौगिक से एक तत्व को निकाला था, स्वयं उसका स्थान ग्रहण किया था और इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी देखी थी। क्या देखी थी? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। उस आधार पर एक विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण किया जाता है। क्लियर है जी बात? उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमने देखा था विप्रतिस्थापन। विप्रतिस्थापन या फिर इसी का दूसरा नाम था
द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा नाम था इसका? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या था? इसमें था सची दो यौगिकाएं थे और अपने मूल तत्वों का आपस में क्या किया था? इंटरचेंज किया था। तो यह अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अगली अपनी जो अभिक्रिया थी वो अभिक्रिया थी ऊष्माक्षेपी, और इसी के साथ दूसरी थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी थी? जिसे पूर्ण कराते समय हमें स्वयं ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए यदि ऊष्मा दी जाती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है दीजिए बात? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगली अपनी जो अभिक्रिया थी वो अभिक्रिया थी उपचयन। कौन सी अभिक्रिया थी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था? या तो ऑक्सीजन का संयोग होता था अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता था। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती थी? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती थी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती थी। इसके जस्ट अपोजिट में जो अभिक्रिया थी वो कौन सी थी? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? अपचयन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए या तो ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता था अथवा हाइड्रोजन का संयोग किया जाता था। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती। क्लियर है जी बात? चलिए अगली अपनी जो अभिक्रिया आती है वो अभिक्रिया आती है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया की हमने बात की थी कि वे अभिक्रियाएं क्या की थी? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्लियर है जी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला अपना जो टॉपिक था इस अध्याय का वो अगला अपना टॉपिक था अपना कौन सा था? वही टॉपिक था जिसमें क्या किया जाता था? ये देखा जाता था कि क्या हो रही है बेटा, जंग लग रही है, और जंग लग रही है तो ऐसी परिघटना को क्या बोला जाता था? संक्षारण बोला जाता था। अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा जब धातु की सतह पे अलग रंग की परत बनने लग जाती है तो ऐसी परिघटना को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ठीक है, पीतल पे हरे रंग की परत जमना, ये सब के सब काय के एग्जांपल थे, संक्षारण के एग्जांपल थे। काय के थे? संक्षारण के एग्जांपल थे। और उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक था विकृत गंधिता। कौन सा था? विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि गंध में जब विकृति उत्पन्न होने लग जाए, जाती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस अध्याय को संपूर्ण रूप से क्या किया था? समाप्त किया। क्लियर है? अगला अपना जो चैप्टर आता है 10th क्लास में वो अगला अपना चैप्टर होता है अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। कौन सा होता है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अगले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो अगला चैप्टर होता है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अगला अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है इसकी बात? चलिए अब अगली अपनी बात पर बात करते हैं। अगला अपना चैप्टर कौन सा आता है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर बेटा?
चलिए अगले चैप्टर की बात करेंगे। और अगले चैप्टर की हम लोग जब बात कर रहे होंगे तो हम पढ़ रहे होंगे अपना कौन सा चैप्टर 2 होगा अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ? तो अध्याय 2 है अपना, अध्याय 2 क्या है अपना? एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए अगला चैप्टर है, चैप्टर 2 है अपने पास एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। कौन सा है? अम्ल क्षार तथा लवण। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अम्ल क्षार और लवण की बात। ठीक है, चलिए इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या के बारे में? अम्लों के बारे में, कि अम्ल होते क्या है। क्या के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अम्ल होते क्या है, अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं और किस किस से किस प्रकार से अभिक्रियाएं अम्ल करते हैं। अम्लों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, जैसे एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। उसके बाद में हम पहुंचेंगे टाइप है लवण पे। तो लवण क्या होते हैं, लवणों के गुण क्या होते हैं, लवणों को कितने प्रकार से बांटा गया है, लवण किससे अभिक्रिया करने से पर क्या क्या हमें देते हैं, ये क्या कहाँ पढ़ेंगे हम? इसके अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में पढ़ेंगे हम सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में। क्या के बारे में? लवण के बारे में। तो लवण क्या होते हैं, कि क्या क्या गुण होते हैं और ये किस प्रकार से किससे अभिक्रिया करके क्या क्या हमें बना। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपना पहला ही टॉपिक होगा इसमें, पहला ही टॉपिक होगा अम्ल। पहला ही टॉपिक क्या होगा अपना? अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल यानी कि एसिड। चलिए बात कर लेते हैं अम्ल की बात। अम्ल होते क्या है, डेफिनेशन क्या होती है अम्लों की, इस बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो अम्ल की अगर मैं बात करूं तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पे धनायन का, H पे धनायन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पे प्लस आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। मैं अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये स्वाद में कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। जी, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं ये लोग? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा पीएच पैमाने पर इनका मान 7 से कम प्राप्त होता है। पीएच पैमाने पर इनका मान क्या होता है? 7 से कम प्राप्त। क्लियर है जी बात? चलिए तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले क्या के बारे में? अम्लों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं कहूंगा वे पदार्थ, क्या कहूंगा बेटा जी? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जो अपने जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में, विलयन में, जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते कहलाते हैं। जो अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं ताकि
H पे प्लस आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते। आपने कहा बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ लेता हूँ? मैं पढ़ लेता हूँ अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ लें? अम्लों के भौतिक भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्मों की बात करें। अम्लों के भौतिक गुणधर्म, तो अम्लों के भौतिक गुणधर्मों की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूँ? आपने कहा सर जी आप कह सकते हो अम्लों के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। मैंने कहा बेटा बताइए अम्लों के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। तो आपने कहा सर जी अम्लों के भौतिक गुणों की हम लोग अभी बात करेंगे। क्या क्या होते हैं अम्लों के भौतिक गुण? तो मैं कहूंगा अम्लों के ये निम्नलिखित भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं? देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बताइए? स्वाद में होते हैं ये खट्टे। स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। सेकंड गुण की अगर बात करूं, ये क्या करते हैं? अपने जलीय विलयन में H पे प्लस आयन मुक्त करते हैं। तो मैं कहूंगा ये अपने अपने जलीय विलयन में जलीय विलयन में H पे प्लस आयन मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं। H पे प्लस आयन क्या करते हैं बेटा जी? मुक्त करते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं बेटा जी? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मैं कहूंगा ये नीले लिटमस पत्र या पेपर, लिटमस पेपर या फिर क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बेटा? ये लाल कर देते हैं। अगला गुण क्या हो जाएगा? आपने कहा सर जी ये क्या करते हैं? इनका मान पीएच पैमाने पर अगर देखा जाता है तो पीएच पैमाने पर इनका मान क्या होता है? 7 से कम प्राप्त होता है। पीएच पैमाने पर इनका मान 7 से कम प्राप्त होता है। तो मैं कहूंगा पीएच पैमाने पर इनका मान 7 से कम प्राप्त होता है। पीएच पैमाने पर इनका मान क्या होता है? 7 से कम प्राप्त होता है। अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो अगली प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूं ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को आप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में रखते हो। कौन सी है सर जी? ये जब क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, ये क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो काय का निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण। क्षारों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवणों का निर्माण करते हैं। तो मैं कह रहा हूं क्षारों से
चारों से अभिक्रिया करके ये लवणों का निर्माण करते हैं। चारों से अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं? लवणों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके? ये हो गए अम्ल की डेफिनेशन और अम्लों के भौतिक गुण। क्लियर है जी बात? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो अगली हम बात कर लेते हैं टाई की आपके क्षारों की। अगली बात टाई कर लेते हैं क्षारों की। तो एक बार इसको करिए स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा जी? चलिए अगली हम लोग बात कर लेते हैं टाई के बारे में, क्षारों के बारे में बात करते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे टाई की क्षारों की। अगली बात क्या करेंगे बेटा? क्षारों की बात करेंगे। अगली अपनी डेफिनेशन कौन सी आएगी? ये आएगी सर जी अपनी क्षार आएगी। तो अगली क्षार यानी कि बेस। अगली डेफिनेशन कौन सी आनी है उसका? क्षार आनी है। कौन सी आनी है? क्षार। अगली डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे और अगली अपनी डेफिनेशन होगी वो कौन सी होगी? क्षार होगी। क्यों मांग रहा है? चलो चलिए अगली अपनी डेफिनेशन जो है, अगला अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? वो है क्षार। अगला अपना टॉपिक है क्षार। और क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार को बोलते हैं सर जी हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्षार को क्या बोल देते हैं हम लोग? बेस बोल देते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि अपनी क्षार के बारे में। ठीक चलिए क्षार की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं क्षार क्या होते हैं? अपने जलीय विलयन में OH पे माइनस आयन क्या करते हैं? OH पे माइनस आयन जो मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। मैं यहाँ से कहूंगा कि वे पदार्थ वे पदार्थ जो जो अपने अपने जलीय विलयन में विलयन में OH पे माइनस आयन मुक्त करते हैं। आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं पिताजी? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ठीक है तो हमने क्या पढ़ लिया? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH पे माइनस आयन मुक्त करते हैं वे सबके सब पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपने कहा सर वे क्षार कहलाते। क्लियर है तीसरी बात? जब क्षार की आई है तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्षारों के भौतिक गुण धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्षारों के भौतिक गुण धर्म हम कहीं की बात कर रहे हैं? क्षारों के भौतिक गुण धर्म की बात कर रहे हैं। और क्षारों के भौतिक गुण धर्म की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्षारों में क्या क्या भौतिक गुण होते हैं।
हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी, क्षारों में क्या क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं। चलिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर जी ये क्या कहूंगा, ये निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं ये क्या करते हैं, निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं भौतिक गुणधर्म की बात करूंगा तो सबसे पहला भौतिक गुण होता है कि ये क्या करते हैं, ये स्वाद में कड़वे अर्थात स्वाद में तीखे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये तीखे होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं पहला हो जाएगा ये स्वाद में कैसे होते हैं बेटा जी, स्वाद में तीखे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते होगा, तीखे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे। अरे हाँ बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है या कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिंदास होकर कर सकते हैं। बिंदास कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर अवश्य दिया जाए। क्लियर है बेटा जी। चलिए अब बात कर लें स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सेकंड बात होती है सर जी ये अपने जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ये अपने जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। तो अगला होगा ये अपने जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। OH में क्या करते हैं, माइनस आयन मुक्त करते हैं। कहाँ, अपने जलीय विलयन में। जल में डालने पर ये पता ही क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। OH में माइनस और जो भी होगा, जो आपका धातु होगी उस पर पॉजिटिव प्रकाश। क्लियर। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगले पॉइंट में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए अम्लों ने क्या किया था, अम्लों ने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था। अम्लों ने नीले लिटमस पेपर को क्या किया था, लाल किया था। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर या पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखिए अब हुआ क्या था कि अम्लों ने तीन गुण पढ़िए, पहला स्वाद में तीखे होते हैं, अपने जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या था, देखिए pH पैमाना जो होता है उस पैमाने पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। pH पैमाने पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। अब 0 से 14 तक अंकित होते हैं तो 0 से लेकर और 7 से कम तक अगर मान प्राप्त होता है, 0 से लेकर और 7 से कम तक अगर मान प्राप्त होता है तो वे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 से अधिक और 14 तक, 7 से अधिक हो और 14 तक जो मान प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जिनका मान एग्जैक्ट 7 होता है, जिनका मान एग्जैक्ट कितना होता है बेटा जी, 7 होता है, वे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगला इसका क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी? इनका इनका पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पैमाने पर मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, अधिक 14 तक, 14 तक प्राप्त होता है, प्राप्त होता, प्राप्त होता है। 7 से अधिक होता है परंतु कितने तक होता है? 14 तक इनका मान पीएच पैमाने पर प्राप्त होता है। क्लियर है? अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात सुनिए, अम्लों ने क्षारों से अभिक्रिया करके क्या किया था? लवण दिया था। तो क्षार भी तो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देंगे? लवण देंगे। क्षार भी तो क्या करेंगे? अम्लों से अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं। तो मैं कहूंगा ये अम्लों से, अम्लों से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवणों का, लवणों का निर्माण, निर्माण करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा जी? क्षारों से, सॉरी ये अम्लों से अभिक्रिया करके क्या का निर्माण करते हैं? अम्लों से अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? क्षार के बारे में क्या पढ़ा? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH पर माइनस आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षारों की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये सबसे पहली बात तो स्वाद में तीखे होते हैं। अगला ये अपने जलीय विलयन में OH पर माइनस आयन मुक्त करते हैं। ये नीले, नीले को कौन करते थे? अम्ल करते थे। तो ये क्या करते हैं? लाल पेपर को नीला कर देते हैं। पीएच पैमाने पर इनका मान 7 से अधिक होता है, कितने तक होता है? 14 तक होता है। और उसके बाद में अगर देखें तो ये अम्लों से अभिक्रिया करके क्या का निर्माण करते हैं? लवणों का। क्लियर है दूसरी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी बेटा जी नहीं है? और देखिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल करते हैं इसके आगे बात। ज्यादा सिलेबस नहीं है 10th क्लास का, मैक्सिमम 25 से 30 क्लास में हम पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है? ज्यादा समय नहीं लेंगे और उसके बाद में थोड़ा बहुत बायोलॉजी पर बात करेंगे और बायोलॉजी के बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और जितने ज्यादा मॉडल पेपर हम बना लेंगे उतना ज्यादा अपना जो बोर्ड पेपर में परसेंटेज है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर भी लगाने हैं। कोई डाउट आती है, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। क्लियर है दूसरी बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्या करना है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन दबाना मत। ठीक है? क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास चैनल को क्या करना है? शेयर करना है, जिससे कि और बच्चों का भी क्या हो सके? भला हो सके। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि आप सब जानते हैं, आपके घर वाले भी बताते हैं, आपके अध्यापक भी बताते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है। इसलिए आपका बांटने का सिर्फ और सिर्फ कितना है कि आपको शेयर वाली बटन पे जाना है। और आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, ये बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप भेजिए उनके पास, शायद देख के पढ़ने का मन कराए। इसलिए क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है? धन्यवाद, कल मिलते हैं।